हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHI 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या फिर यूनिट या फिर टॉपिक के बारे में, जिसे पढ़ के आप अपने जो है एग्ज़ाम बिल्कुल 100% क्लियर कर सकते हैं। जुलाई 2022 के लिए ये स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो ध्यान रहे जुलाई 2022 के ही स्टूडेंट जो है इसको फॉलो करें। वैसे थोड़ा बहुत फॉलो वैसे भी कर सकते हैं वो, अगर वो एक साल निकल गया उनका तो भी, क्योंकि जो टॉपिक है काफ़ी हद तक वो रिपीट सेम होते हैं। तो देखिए, जब पहली किताब है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हर कोई से उसमें पहला चैप्टर हमें पढ़ना ही चाहिए। इसलिए मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप पहला चैप्टर ज़रूर पढ़ें। और जो इसमें हमने चैप्टर दे रखा है, जो इग्नू ने चैप्टर यहाँ पे दे रखा है, वो सेम एज इट इज़ ही उसी का इतिहास आगे बताया गया है दूसरे चैप्टर में, तो इसलिए दोनों की कड़ी बनती है एक चैप्टर की। तो इसलिए इन दोनों ही चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा आपको। और तीसरा चैप्टर है वो भी सेम एज इट इज़ यही है, उसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। और जो हमारी MHI 5 की जो बुक है, इसमें हमारा अर्थव्यवस्था के बारे में ही बताया गया है। ये चीज़ ध्यान रखें आप कि अर्थव्यवस्था में जो है इन चीज़ों की मतलब क्या है कहने का, कि आपने जो है अभी तक MHI 1, MHI 2, MHI 4 में चीज़ों को पढ़ा, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था वहाँ कहीं भी नहीं बताई गई है। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे तो अर्थव्यवस्था आपको यहीं बताई गई है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ टॉपिक ना पढ़े, इनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर ज़्यादा आप जोर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इन तीन को तो आपको करना ही करना होगा। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसके 20 नंबर के क्वेश्चन आने के, तो इसलिए आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड यूनिट तो करनी ही होगी। और इसमें कुछ ज़्यादा चैप्टर हैं, 39 चैप्टर हैं हमारे, पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जिस वीडियो में बताए गए हैं, आप सिर्फ उनको पढ़ के भी आप अपना 100 नंबर का पेपर पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, उसके बाद आता है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है आपने पढ़ा हुआ है, इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य रूप से इतिहास, इसमें जो आर्थिक चीज़ें थी उनको जरूर दिया जाएगा, इसलिए आप उनको जरूर ध्यान से देखें। और उसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 7। यहाँ पे नंबर नहीं है, ये यूनिट है। यूनिट नंबर कौन से में है, ताकि आपको सर्च करने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसमें देखिए एक ही चैप्टर है, ये 4 चीज़ में बताई गई है: मौर्य, सातवाहन या फिर गुप्त या फिर कुषाण साम्राज्य। इन चारों को पढ़ लें आप, छोटे सा ही है, एक एक पेज का आपका एक एक चैप्टर है। 10 नंबर में आता है क्वेश्चन, 5 में से 2 या 3 की संभावना इसकी होती है इतने बार आने की। ठीक है, तो सब वैसे तो जो भी मैंने टॉपिक बताए गए हैं ऑलरेडी कम कर दिए गए हैं, उम्मीद है आप सारे कवर कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको दोनों ही बताऊंगा कि आपके कौन से आपके थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, कौन से ज़्यादा है। वैसे तो सारे कवर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और ये है यूनिट नंबर 9, दक्कन के बारे में। इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, या फिर रोमन व्यापार के बारे में। ये दोनों ही चीज़ें आपकी एक यूनिट में मिलती हैं यूनिट नंबर 9 में। इसे 100% आपको कवर करना ही करना है। यूनिट नंबर 10 की बात आती है, जिसमें आता है सामंतवाद। तो गाइस, सामंतवाद आपने MHI 1 में पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा सामंतवाद इसमें मैच करता है, तो इसलिए बहुत जल्दी आपको आसानी होगी इसे कवर करने में। सामंतवाद भी इसलिए आपको 100% करना होगा। यूनिट नंबर 11 में आता है शिल्प उत्पादन। यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम है कि शिल्प उत्पादन क्वेश्चन आता तो है, मोस्टली ज़्यादातर टाइम शिल्प उत्पादन क्वेश्चन आता है, लेकिन शिल्प उत्पादन के इसमें काफ़ी सारे चैप्टर हैं जिसमें बताया गया है। शिल्प उत्पादन बहुत तरीके से इसमें बताया गया है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है शिल्प उत्पादन में कि एक्चुअली कौन सा आएगा, इसे बता पाना। लेकिन शिल्प उत्पादन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो रिकमेंडेड करूँगा 11वें में थोड़ा शिल्प उत्पादन का बेसिक वगैरह बताया गया है, तो वो कवर कर लेंगे तो अच्छा होगा। और लेक्चर की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगी। यूनिट नंबर 13 में एक और आता है भ्रमदेयी अनुदान। भ्रमदेयी अनुदान का भी हमने यूनिट बनाया हुआ है, और ईजी है, या ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इसे भी आप करना होगा। भ्रमदेयी अनुदान वो होता था जो कि ज़मीन ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। ठीक है, ये बहुत बार चांस हुआ है इसका आने का, इसलिए इसे आप बिल्कुल छोड़िएगा मत। और वह परिहार, ये दोनों एक में ही आते हैं चैप्टर में, इससे करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कर प्रणाली आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। यूनिट नंबर 22 है, ये आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आती है यूनिट नंबर 28, स्थायी बंदोबस्त। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आ रखा है, इसलिए स्थायी बंदोबस्त जरूर करें। यूनिट नंबर 30 आती है औपनिवेशिक वन अर्थव्यवस्था। ये औपनिवेशिक के बारे में इसमें हमेशा आता है, कई बार औपनिवेशिक की इसकी अर्थव्यवस्था पूछ लेता है, कई बार कोई क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन औपनिवेशिक का क्वेश्चन इसमें हर बार आता है। औपनिवेशिक की पूरी किताब है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे औपनिवेशिक के टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे अच्छे तरह से, 100% पूरा। फिर आता है यूनिट नंबर 31, ये आपको क्लियर करना कंपलसरी है, बल्कि ये वाली जो यूनिट है ये तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। यहाँ पे पूरी यूनिट क्लियर कीजिए, जहाँ तक है पूरी यूनिट नहीं हो रही है क्लियर तो उसका सिर्फ टॉपिक है उसको क्लियर कर लीजिए। जैसे यूनिट नंबर 34 में यहाँ पर दिखाया गया है एक और निरुद्योगीकरण। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है।
और देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि शिल्प उत्पादन के बारे में, ऐसे ही शिल्प उत्पादन यहाँ देखिए फिर आता है। यहाँ पे शिल्प उत्पादन में जो है लघु स्तरीय उत्पादन भी साथ में पूछा गया है। ये शिल्प उत्पादन हमारे नंबर 35 में मिलता है। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपके लघु स्तरीय उत्पादन या फिर लघु उद्योग आपके बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो लघु उद्योग जो है वो तो छोटे छोटे उद्योग जो होते घर में लगाए गए थे, कोई भी व्यक्ति उसको घर में लगा सकता है, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जो घर में लगाई जाती थी। ठीक है, तो उसको आप जरूर क्लियर कीजिएगा, वो बहुत बार पूछा गया है। यूनिट नंबर 36 और साथ साथ में नंबर 38 आपको क्लियर करनी है। वैश्वीकरण 5 में से 2 बार संभावना है वैश्वीकरण की, लेकिन ये अभी हाल फिलहाल में वैश्वीकरण को ज़्यादा पूछने लगे हैं, बैक टू बैक भी क्वेश्चन इसका आया है, तो इसलिए वैश्वीकरण को जरूर क्लियर कीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं, वैश्वीकरण बहुत ईजी टॉपिक है, और इसमें व्यापार के बारे में, अर्थव्यवस्था का जिससे हमें पता चलता है, तो इसलिए वैश्वीकरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। भू अनुदान जैसे मैंने ऊपर बता भी रखा है आपको, भू अनुदान मतलब वही जो भूमि दान कर दी जाती थी ब्राह्मणों को, ठीक है, उन सब के बारे में ही है। तो भू अनुदान भी आप क्लियर कीजिएगा। ये टॉपिक ऐसे हैं जो 10 नंबर में आते हैं, और ये मतलब इनको तो बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, कोई से को भी। कृषि उत्पादन या फिर कृषि की श्रेणियाँ, ये थोड़ा, ये जो यूनिट ये जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, ये थोड़े आपको सर्च करने पड़ेंगे, लेकिन आप सर्च करेंगे आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। कृषि श्रेणियाँ जो थी ये भी बहुत बार आया है, कई बार मतलब क्वेश्चन बीच में से पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके बीच में से पूछे जा चुके हैं कई बार। ये समुद्री व्यापार है, डायरेक्ट चैप्टर है, इसका आप अच्छे से समझ ही सकते हैं। ठीक है, मुगल काल में जो है कस्बे, ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा 10 नंबर में आता है जब भी आता है। जैसे मैंने लघु उद्योग बताया था आपको, लघु उद्योग यहाँ से फिर आ जाता है। तो गाइस यही चैप्टर हैं, यही यूनिट हैं टोटली जो आपको क्लियर करनी है पूरी की पूरी। उम्मीद करता हूँ सारी आपने समझ ली होंगे अच्छे तरीके से, ये पूरी ही क्लियर आपको करनी है, कोई सी भी मत छोड़िएगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और नीचे बाकी वीडियो आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या फिर लेक्चर्स की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।